Yes, next point is monuments. Many grand structures were built by our forefathers in different period of the time. These included stupas, temples, cave, dwelling, etc. The study of these monuments reveal the culture and spiritual life of ancient people. Some example are Sanchi Stupa, Ajanta and Ellora caves, etc. तो मॉन्यूमेंट्स आपको मैंने पहले भी बताया कि उस समय की जो स्ट्रक्चर्स थे, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह या कुछ मंदिर, टेम्पल, स्तूप ये बनाए जाते थे, इनको मॉन्यूमेंट कहा जाता है। इनसे हमें उस समय की संस्कृति और धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है। Next point is artifacts. During archaeological excavations, many objects like sculpture, toys, pottery, painting, jewelry, weapon, tools and other man-made objects are unearthed. Such objects are called artifacts. These artifacts give us valuable information about religious and social custom, clothing, food, habits, environment, etc. of the people of a certain period. For instance, the painting of Lord Shiva, Vishnu, Buddha and Mahavira from the Gupta period show that the Gupta were secular rulers. Cloth fragment found in Harappa tell us the weaving was an occupation in the Indus Valley civilization. तो जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जैसे ये ज्वेलरी बनी, पोट्री बनाते थे, पोट्री मीन्स बर्तन वगैरह जो ये बनाया करते थे, टॉयज़ खिलौने बनते थे, हथियार होते थे, जो भी औजार होते थे जो मनुष्य ने बनाए, उनसे भी हमें उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। उस समय के लोगों का जो खान पान था, किस तरह के वो कपड़े पहनते थे, कैसा एनवायरनमेंट था, ये सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैसे इन्हीं चीज़ों से हमें ये पता लगता है कि जो गुप्त पीरियड था, गुप्त काल यानी जो गुप्त वंश का राज था, इसके बारे में आप आगे और जानोगे। ये अलग अलग डायनेस्टीज़ थी। जैसे भारत में बहुत सारे राजा महाराजाओं ने, बहुत सारे वंशों ने राज किया था, तो ये गुप्त वंश था एक। तो इनका जब भारत में राज रहा था, तो कहने का मतलब ये है उस टाइम में ये लोग जो थे, विष्णु, बुद्ध, महावीर, सबकी प्रतिमाएं मिली हैं, सबकी जो है मूर्तियां मिली हैं। उससे पता लगता है कि ये इनके धार्मिक रूलर थे। और क्लोथ्स वगैरह के बारे में पता लगा है, तो यानी क्लोथ्स के जो फ्रेगमेंट्स थे वो हड़प्पा से मिले हैं। और इस वीविंग जो था, कपड़े की बुनाई का जो काम था, वो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में बताता है। तो इस प्रकार से ये थे हमारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। अब सेकंड टॉपिक हमारा आता है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में है हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट एंड कल्चरल मोरल्स आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। इन एंशियंट टाइम पीपल डिड नॉट हैव पेपर टू राइट ऑन। पुराने समय में, प्राचीन समय में लोगों के पास लिखने के लिए पेपर नहीं होता था। जैसा कि आजकल के समय हम लोग तो कुछ भी लिखना है तो बुक्स पे, नोटबुक्स पे लिखा हुआ होता है, सेव कर लेते हैं, संभाल कर रख सकते हैं उसको, लेकिन उस समय पेपर नहीं होता था। दे रॉट अ रिकॉर्ड ऑफ देयर लाइफ एंड टाइम बाय राइटिंग ऑन वेरियस सरफेसेस सच एज रॉक्स, ड्राइड बार्क ऑफ ट्रीज, मेटल प्लेट्स एंड पाम लीव्स। ठीक है, तो उस समय के जो लोग होते थे उनके पास पेपर तो होता नहीं था, कागज़ तो होता नहीं था लिखने के लिए, तो वो अपनी लाइफ के बारे में उनको जो कुछ भी लिख के रखना होता था वो किस पर लिखते थे? रॉक्स पर, चट्टानों पर, जो ट्रीज़ की सूखी हुई छाल होती हैं उन पर और पत्तों पर। सेवरल रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स are preserved in museum, temples and archaeological libraries across the world. बहुत सारी ऐसी लिखी हुई जो चीज़ें हैं उनको लाइब्रेरीज़ में, म्यूज़ियम्स में संभाल कर रखा हुआ है पूरे विश्व में। These manuscripts tell us about the religious, political and social practice of their टाइम। इन सभी जो मनुष्य की लिखी हुई चीज़ें हैं, इनसे भी हमें उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में पता लगता है। इन इंडिया मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन पाली, प्राकृत एंड संस्कृत और तमिल। उस समय में जो कुछ भी मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स, उसमें क्या लिखा जाता था? कौन सी भाषा होती थी? पाली, प्राकृत, संस्कृत और तमिल भाषा में। For example, the Ramayana was written in Sanskrit, while in South India texts like Silapa Dikarama was written in Tamil, and Buddhist scripture were written in Pali and Prakrit language.
यानी रामायण कौन सी भाषा में लिखी हुई है? संस्कृत में। और साउथ इंडिया की एक टेक्स्ट बुक है सिलिपा दिकराम, वो बुक लिखी हुई है तमिल में। और जो बुद्ध धर्म की पुस्तकें हैं वो लिखी हुई हैं पाली और प्राकृत भाषा में। Literary sources that give information about Indian history can be divided into religious, secular and foreign accounts, जो कि आपको मैं पहले भी explain कर चुकी हूँ। First, religious literature. These texts shed light on the religious belief of our ancestors, besides telling us about their political, economic, social and cultural life. For instance, the Vedas tell us how the Aryans come to India. तो रिलीजियस लिटरेचर जो हैं, धार्मिक साहित्य जो हैं, इन पुस्तकों में किस चीज़ पर प्रकाश डाला गया है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर्स मीन्स हमारे जो पूर्वज थे, वो किन चीज़ों में, कौन से धर्मों में बिलीफ रखते थे, विश्वास रखते थे, और उसके पीछे की कहानियाँ हमें बताई गई हैं। और उनसे हमें उस समय की पॉलिटिकल यानी राजनीतिक जीवन, इकोनॉमिक यानी आर्थिक जीवन के लोग क्या काम धंधे करते थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे, और सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में, यानी समाज में कैसी परिवार व्यवस्था थी, कि किस प्रकार का सिस्टम था और कैसी संस्कृति थी, कौन से त्यौहार मनाते थे, किस धर्म को अपनाते थे, कैसे मिलजुल कर रहते थे, इस सब चीज़ों के बारे में हमें पता लगता है। और वेदों में हमें बताया गया है कि जो आर्य जाति के लोग थे, आर्यन थे, वो भारत में कैसे आए और कब आए। Hindu, Buddhist and Jain texts provide valuable information about ancient Indian history. हिंदू, बुद्ध और जैन पुस्तकों से हमें बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस प्राप्त होती हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की। एंशियंट मीन्स प्राचीन और इंडियन हिस्ट्री मीन्स भारतीय इतिहास की। हिंदू टेक्स्ट, द 4 वेदास। हिंदू टेक्स्ट कौन कौन से हैं? 4 तो वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। उपनिषद, आरण्यक, पुराण, श्रुति, रामायण और महाभारत। इसके अलावा और भी बहुत सी हिंदू टेक्स्ट हैं, लेकिन मेन ये हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट, त्रिपिटक, जातक, दीपमामाज एंड महावानास आर आयुमंजू शास्त्री, नुलकल्पा एक्सेट्रा। जैन टेक्स्ट, द अंगाज। सेकेंड टॉपिक आता है सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी पुस्तकें होती हैं जिनमें धर्म के बारे में नहीं लिखा होता, यानी धर्म से संबंधित नहीं होती हैं, उन्हें कहा जाता है सेक्युलर लिटरेचर्स। मैनी अदर राइटिंग्स वर डन ऑन वेरियस नॉन रिलीजियस सब्जेक्ट्स सच एज लॉ, मेडिसिन, पॉलिटिकल, दैट आर कैटेगराइज्ड एज सेक्युलर लिटरेचर्स। बहुत सारी ऐसी पुस्तकें होती हैं जिनमें धर्म का उल्लेख नहीं होता, बल्कि अदर सब्जेक्ट्स पर लिखी होती हैं, जैसे कि लॉ, कानून, मेडिसिन, औषधियों, दवाइयों के बारे में, पॉलिटिक्स, राजनीति के बारे में। तो इन सबको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? सेक्युलर लिटरेचर की कैटेगरी में। एज एन एग्जाम्पल, चाणक्याज अर्थशास्त्र, जैसे कि चाणक्य की अर्थशास्त्र, आपको पहले भी मैंने यही एग्जाम्पल दिया। एक्सपाउंडेड द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एंड मिलिट्री फिलॉसफी ऑफ द मौर्यंस। तो जो चाणक्य थे वो मौर्य के कार्यकाल में थे, तो उन्होंने मौर्य वंश के समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सैनिक फिलॉसफी के बारे में बताया था। क्रॉनिकल्स, पोएम्स, प्लेज एंड मेमोरीज आर ऑल्सो क्लासिफाइड अंडर सेक्युलर लिटरेरी सोर्सेज। बहुत अलग अलग तरह की पोएम्स हैं, कविताएं हैं, प्लेज हैं और मेमोरीज हैं, ये भी सभी सेक्युलर लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं। द प्ले मुद्रा राक्षस बाय विशाखा दत्त, ये याद करने वाली चीज़ है। मुद्रा राक्षस नामक एक प्ले था, वो किसने लिखा? विशाखा दत्त ने। डिस्क्राइब द मौर्यन विक्ट्री ओवर द नंदाज, जिसमें क्या बताया गया है कि मौर्यंस ने किस प्रकार से नंद वंश पर विजय प्राप्त की। Chronicles are written record of events that are described in the order they happened. Kalhans Raj Tarangini trace the history of Kashmir. Similarly, Abul Fazl's Aini Akbari record the rule of Akbar.
इसी प्रकार से जैसे एक बुक है कल्हड़ ने लिखी है, कल्हड़ लेखक का नाम है और उस बुक का नाम है राज तरंगिणी। तो राज तरंगिणी नामक जो पुस्तक है उसमें कश्मीर के बारे में उसमें कश्मीर के बारे में आपको जानकारी मिलती है। और इसी प्रकार से अबुल फजल की आईने अकबरी नामक जो पुस्तक है उससे हमें अकबर के शासनकाल के बारे में पता लगता है। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं इसको। चाणक्य की बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। यानी चाणक्य तो क्या है? लेखक, और उसकी बुक का नाम है अर्थशास्त्र। इसी प्रकार से मुद्रा राक्षस एक प्ले का नेम है जिसमें क्या बताया गया है कि मौर्यंस ने किस प्रकार से नंद वंश पर विजय हासिल की थी, और उस प्ले को लिखा किसने? विशाखा दत्त ने। सेम उसी प्रकार से कल्हड़ की लिखी हुई राज तरंगिणी नामक पुस्तक में हमें पता लगता है कश्मीर के इतिहास के बारे में, और अबुल फजल ने लिखी आईने अकबरी, उससे हमें पता चलता है अकबर के कार्यकाल के बारे में। Next point is accounts of foreigners. Many foreign travelers visited India in different points of time in history. हिस्ट्री में, इतिहास में अलग अलग समय पर बहुत सारे विदेशी यात्रियों ने यात्राएं की थी। Some of these foreigners wrote detailed account of the kingdom they visited. और जिस राजा के कार्यकाल में वो लोग भारत में आए उसके बारे में उन्होंने बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ है, बहुत विस्तृत रूप से। डिटेल मीन्स विस्तृत रूप से। दो वर्ड्स यूज होते हैं, एक डिटेल्ड और एक ब्रीफ। ब्रीफ का मीन्स होता है संक्षेप में, यानी छोटे रूप में लिखना, और डिटेल मीन्स विस्तृत रूप में लिखना। मैगस्थनीज द ग्रीक एम्बेसडर। मैगस्थनीज कौन था? एक ग्रीक एम्बेसडर था। wrote down his impression about the political, social and economic condition under the Mauryans in his book Indica. अब जो मैगस्थनीज नाम का एक यात्री आया था वो मौर्यों के कार्यकाल में आया था, मौर्यंस के शासनकाल में आया था, और उसने एक बुक लिखी थी इंडिका, और उस बुक में उन्होंने मौर्यों के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में लिखा था। ठीक है, और ये मैगस्थनीज किसके कार्यकाल में आया? मौर्यंस के टाइम पीरियड में। किसके टाइम पीरियड में? मौर्यंस के टाइम पीरियड में। और ये ग्रीन एम्बेसडर था। एम्बेसडर किसको बोलते हैं? एम्बेसडर बोलते हैं राजदूत को। जैसे एक राजा का दूसरे राजा के पास जो दूत भेजा जाता है उसे बोला जाता है राजदूत। अब आज के समय में भी जैसे विदेशों के, अलग अलग देशों के एम्बेसडर्स जो होते हैं वो हमारे कंट्री में नियुक्त होता है एक एक, और इसी प्रकार से हमारा जो कंट्री का एम्बेसडर हो, अलग अलग कंट्रीज़ में एक एक एम्बेसडर नियुक्त होता है। चाइनीज़ ट्रेवलर फाहियान एंड Xuanzang wrote in great detail about the kingdom they visited in their travel in India. Al-Biruni, an Arab traveler, gave an in-depth account of 11th century India in his book Kitabul Hind. तो इस तरह से बेटा आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से आप इस लेसन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और इसका वर्क आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर उसके बाद भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जो समय चल रहा है कुछ नहीं कहा जा सकता कि आपके स्कूल कब लगेंगे, तो हम नहीं चाहते आपका किसी भी प्रकार का लॉस हो। और प्लीज़ पेरेंट्स भी हमारे इस काम में हमारी मदद करें, क्योंकि स्टूडेंट्स का फ्यूचर आप लोगों के हाथ में भी उतना ही है जितना हमारे हाथ में है। थैंक यू सो मच।